जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंडिया से रिलेटेड मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हम लोग एमसीक्यू की सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हर एक यूनिट से रिलेटेड हम लोग मोस्ट 100 क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि इंडिया से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके आगे हम लोग 51 क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से इसको देखते हैं। ठीक है, एक तरफ ट्राइब्स दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, उनका एरिया दिया हुआ है। पहला है थारू ट्राइब्स। तो थारू ट्राइब कहां पर है, ये उत्तराखंड एंड नेपाल का जो तराई रीजन है वहां पे पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भी थारू कुछ मात्रा में पाई जाती है। टोडाज कहां पर है, टोडाज जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। भील्स कहां पर है, भील्स आपके गुजरात में पाए जाते हैं। और नागाज कहां पर है, नागाज आपका असम और मेघालय में पाए जाते हैं। पूर्वी जो है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। 4 2 3 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 2 3 1। तो ये देखते हैं 4 2 3 1 यानी सी इज द राइट आंसर। क्या है आपका, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर निग्रिटो ट्राइब्स। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं, तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा क्या है निग्रिटो रेस से संबंधित है। हम लोग रेस भी पढ़े थे, इसमें कई प्रकार के रेस की बात किए थे। ठीक है, ऑप्शन है, ये सारे जो ट्राइब्स हैं ये आपके अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन है ओंग, ठीक है, ओंग ट्राइब, ओंग, एक है निकोबारीज, जारवाज और सैंपेन्स। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी ट्राइब्स का संबंध जो है निग्रिटो से संबंधित है। तो कौन सी ट्राइब्स है, जो आपका ओंग है, ठीक है, ओंग ट्राइब, और जो आपका क्या है जारवा ट्राइब। तो ये ओंग और जारवाज क्या है, ये निग्रिटो से संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो आपका ये निकोबारीज है, ठीक है, और क्या है आपका जो ये सैंपेन है, ये मंगोलाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है, मंगोलाइट से। बाकी 1 और 3 जो है ओंग और जारवा जो है वो किससे संबंधित है, निग्रिटो से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी वाज द मोस्ट अर्बनाइज्ड वन इन 2011। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्या है सबसे ज्यादा अर्बन परसेंटेज रखता है, अर्बनाइज्ड एरिया है। आपके इस ऑप्शन में से सबसे ज्यादा नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो किस क्षेत्र में है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है नई दिल्ली का, उसमें। तो इसमें बताना है कि सबसे अर्बनाइज एरिया कौन सा है। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी एनसीटी जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो आपका इंडिया का है, वहां पर क्या है कि ट्राइब्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट इन इंडियन रिकॉर्डेड मोर देन 40% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। यानी यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें कई स्टेट का एक ग्रुप बना होगा। तो उसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें पूरे भारत में जो की कुल जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें उस जनसंख्या का लगभग कितना है, 40% जनसंख्या को क्या करता है, वो कवर करता है। ठीक है, 40% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है 2011 के जो है सेंसस के अकॉर्डिंग। क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में जो अर्बनाइजेशन का परसेंटेज था, नगरीकरण का परसेंटेज था, वो कितना है 31.16% है। तो उस 31.16 में जो 40% है वो 3 या 4 राज्यों में ही क्या है, सिमटा हुआ है। तो उसी को आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है ए में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा, नागालैंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा। तो आपको बताना है कि जो क्या है, आपको बताना है
ग्रुप्स ऑफ स्टेट इंडियन रिकॉर्डेड मोर देन 40% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी यहाँ की जनसंख्या जो है वो कहाँ पे ज्यादा रह रही है, अर्बन पॉपुलेशन नगरों में रह रही है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात, इन तीनों को मिलाकर भारत की जो कुल अर्बन पॉपुलेशन है उसका लगभग 40% जो पॉपुलेशन है अर्बन, वो केवल रह रही है 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में। तो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following group of state of India was the ranked as top 3 state in the proportion of scheduled tribes population to total population according to census 2011। यानी आपको इसमें बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो टोटल पॉपुलेशन है इन स्टेट की, उस टोटल पॉपुलेशन में सबसे अधिक क्या है, इस प्रकार की पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि टोटल पॉपुलेशन में से अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो इसकी है एसटी पॉपुलेशन की। तो ऐसे कौन से 3 ऐसे राज्य हैं जिनका आपको क्या बताना है, क्रम बताना है कि इनकी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से एसटी पॉपुलेशन है उनका जो है जो हिस्सेदारी है वो क्या है, ज्यादा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, मिजोरम, बिहार, राजस्थान, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या है, लक्षद्वीप, मिजोरम एंड नागालैंड। तो इन तीनों स्टेट में बात किया जाए तो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following group of state संथाल ट्राइब्स पॉपुलेशन एज पर सेंसस ऑफ 2011, यानी इस जो स्टेट दिया गया है उसमें कुछ स्टेट को ग्रुप में बनाया गया है, तो उसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो संथाल ट्राइब्स है उनकी संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। ऑप्शन क्या है, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें संथाल ट्राइब ज्यादा पाई जाती है? तो ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर। जो इनकी अगर आप लोकेशन देखेंगे मैप पे संथाल ट्राइब की, तो वो कहां पर है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि which one of the following state in India recorded of decadal growth of population during 2001 to 2011, यानी इसमें इस जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अगर डिकेडल ग्रोथ की बात की जाए, जिसे 2001 से लेकर 2011 के बीच की बात किया जाए, यानी दशकीय वृद्धि की बात की जाए, तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि पॉपुलेशन के मामले में वो किस स्टेट की ज्यादा है? ठीक है, सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य सीधा आपको बताना है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या है, इन चारों में अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, जिसकी जो डेकेडल ग्रोथ थी वो लगभग 26 से 27% थी डेकेडल ग्रोथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following characteristics features are possessed by the Nordic race in India, यानी जो भारत में नॉर्डिक रेस पाई जाती है उसके जो विशेषताएं हैं, उसके जो लक्षण है, तो इसमें से कौन सी उनकी विशेषताओं से मैच करता है? उनके लॉन्ग स्टेचर एंड राउंड फेस हैं, ठीक है, यानी लंबे कद वाले हैं और जो गोल चेहरे वाले हैं। मीडियम स्टेचर एंड राउंड फेस, मध्यम कद वाले हैं और जो है राउंड फेस यानी गोल चेहरे वाले हैं। मीडियम स्टेचर यानी मध्यम कद वाले हैं और लॉन्ग फेस वाले हैं, लंबे चेहरे वाले हैं। लॉन्ग स्टेचर एंड लॉन्ग फेस, लंबे कद या लंबे चेहरे वाले हैं। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के ट्राइब्स की बात कर रहा है, रेस की बात कर रहा है। आपको नॉर्डिक जो रेस इंडिया में पाई जाती है उसका मुख्य फीचर क्या है? तो राइट आंसर क्या है, लॉन्ग स्टेचर एंड लॉन्ग फेस, यानी इनके कद भी लंबे हैं और इनके जो चेहरा है वो भी क्या है, लंबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following group of state of India recorded more than 1/4 of total population of the country in the census year 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है, एक स्टेट का समूह है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 जनसंख्या, जैसे 2011 के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, लगभग 120 करोड़ थी, 121 करोड़। तो 121 करोड़ का चौथाई लगभग क्या हो गया आपका, जो है 25 और 5 लगभग क्या हो गया आपका
30 करोड़ जनसंख्या इन्हीं राज्यों में निवास करती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब के ग्रुप में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ग्रुप में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब ग्रुप में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा ग्रुप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भारत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1/4 पॉपुलेशन निवास करता है। ठीक है, अगला क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following group of state in Indian recorded sex ratio higher than 950 according to year 2011। इसमें से कौन से ऐसे समूह के राज्य हैं जिनका जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो मोर देन 950 से अधिक है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, 2 बार आंध्र प्रदेश लिख गया है, इसको एक बार होना चाहिए उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एक है हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसको हम क्या कर दें, अगर इसको यूपी कर दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इसको आप लोग हिमाचल प्रदेश कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए? हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से अब कौन सा ऐसा ग्रुप है, इसको आप आंध्र प्रदेश काट के हिमाचल प्रदेश कर लेंगे। तो अब आपको बताना है कि किस ग्रुप में 950 से अधिक उनका क्या है, सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आंध्र रेशियो है वो 900 से ज्यादा नहीं, 900 से बल्कि क्या है, कम है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश तो आपको पता है 912 है, और वो कह रहा है 950 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यहाँ पर हरियाणा दिया हुआ है, हरियाणा तो आपको पता है 877 है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना, ये 3 क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ की जो सेक्स रेशियो है 950 से अधिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following characteristics are required for any area to be called an urban area according to census of India। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा लक्षण है, ऐसा जो है एक मानदंड है, जो क्या है, भारत में अगर वो मानदंड पूरा करता है तो उसको नगर की संज्ञा दी जाएगी। यानी कोई एरिया अर्बन एरिया कब बोला जाएगा, इसके लिए कौन कौन से क्या है, मानदंड बताए गए हैं। पहला है कि एनी प्लेस विथ म्युनिसिपैलिटी, कारपोरेशन, कंटोनमेंट और नोटिफाइड टाउन। ऐसा कोई एरिया जहां पर क्या है, म्युनिसिपैलिटीज है, कारपोरेशन है, या वो कंटोनमेंट जोन है, छावनी एरिया है, तो ऑटोमेटिक उसे टाउन घोषित कर दिया जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया बिल्कुल क्या है आपका, राइट है। ठीक है, क्या है पहला क्राइटेरिया, राइट है, ये बिल्कुल ही था। दूसरा कह रहा है एटलीस्ट 70% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, ये कह रहा है कि लगभग अगर किसी एरिया में की जो 70% जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या है, तो अगर वो क्या है, ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, गैर कृषि कार्य कर रहा है, तो उसको नगर घोषित किया जाएगा। क्या है, 75% है, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला कह रहा है मिनिमम पॉपुलेशन 5000%, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। डेंसिटी इसकी 100 दिया है, ये बिल्कुल गलत है, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। जो कोड दिया गया है इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस, यानी कौन सा सही है, तो सही इसमें बताना था, तो ए सही है, और क्या सही है, सी सही है। ठीक है, यानी 1 और 3 यानी सी इज द राइट आंसर, बाकी दोनों क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत क्या है, मल्टी रिलीजियस, यानी यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग और बहुत सारे क्या हैं, एथनिक, यानी बहुत सारे क्या हैं आपके एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप होते हैं, निर्जातीय समूह होते हैं, वो सारे एक साथ क्या रह रहे हैं, रहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप बहुत से धर्म, बहुत से संप्रदाय के लोग आप भारत में देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर्स टू द ऑल सिटीजन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली फंडामेंटल राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, सेक्स टू प्लेस ऑफ बर्थ। ये कह रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, यानी सभी व्यक्तियों को, जो पर्टिकुलर की बात किया जाए तो सबको क्या है कि रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, सेक्स
इस पे उनसे भेदभाव ना हो, ऐसा क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। और यही कारण है कि इंडिया में इतने सारे धर्म और इतने सारे संप्रदाय के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, क्योंकि सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। किसी के साथ धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे कि आप मेल या फीमेल हो, रेस के आधार पे कि आप काले या गोरे हो, जात के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता है। केवल दुनिया का एकमात्र शहर वो कौन सा है, भारत है। ठीक है, इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और उसको अच्छे से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी सही है। ये बात है कि कुछ आपको देखने को क्या है, मिल जाता है भेदभाव, तो वो बात एक अलग है, बल्कि सैद्धांतिक रूप से तो बात बिल्कुल क्या है, सही। व्यवहारिक रूप में भी काफी बात क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 स्टेट दैट मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्टेट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, दादरा एंड नगर हवेली में, दमन एंड दीव में। तो राइट आंसर क्या है इसका, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, एज पर इंडियन सेंसस द डिफरेंस ऑफ सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया बिटवीन 2001 एंड 2011। इसमें कह रहा है कि भारत में जो जनगणना हुई थी 2001 में, ठीक है, और 2011 में, तो 2001 में सेक्स रेशियो कितना था इंडिया का, और 2011 में कितना था, तो उन दोनों में जो अंतर है वो कितना है। ऑप्शन है आपका 5, 7, 6, 8। ठीक है, तो 2001 के अकॉर्डिंग भारत का जो सेक्स रेशियो था वो कितना था, वो था आपका 933, और 2011 के अकॉर्डिंग जो भारत का सेक्स रेशियो है वो कितना है, 943। लेकिन 943 एक फाइनल जनगणना का है, 943 से पहले एक डेटा जारी हुआ था। ठीक है, कुछ क्षण पहले ही 900 जो है फाइनल डेटा के कुछ दिनों पहले ही जारी कर दिया गया था। तो उस समय भारत का जो सेक्स रेशियो था वो 940 थे, इसलिए कुछ लोग भारत का सेक्स रेशियो 940 भी क्या करते हैं, मानते हैं। तो 2011 में 940 और 2001 में 933, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 7। तो राइट आंसर क्या है, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिलान करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, जो दशकीय वृद्धि दर है, डिकेडल है, वो कितना है, लगभग 26.03% है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेघालय का कितना है, दमन दीव का कितना है, 53% है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपका मेघालय है वो किसका कितना है, 28% है, और जो आपका पुडुचेरी है उसका कितना है, इसको एक बार इरेज करते हैं, दोबारा हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 26% है, दमन दीव का कितना है, लगभग 63% है। ठीक है, उसके बाद कितना है, मेघालय का 27.95, और पुडुचेरी का कितना है, 28.08% है। तो राइट आंसर क्या है, 4, ठीक है, 312, 4312 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ये क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक ऑप्शन इसमें नीचे है, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देकर करना होगा। देखते हैं, पहला है पोर्ट टाउन, और इधर दिया है सिटी। तो कौन सा सिटी को पोर्ट टाउन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में बात किया जाए कि किस टाउन को पोर्ट टाउन कहते हैं, तो पोर्ट टाउन इसमें से कौन सा है, मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास, यानी ए का क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्रियल टाउन, यानी आपके औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, भिलाई, राउरकेला एंड जमशेदपुर को। तो बी का क्या हो गया, 4 हो गया, ए का 3 और बी का 4, यानी राइट आंसर किधर बढ़ रहा है, डी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो सी का क्या है, मिनरल्स रिसोर्स बेस्ड टाउन, यानी किसे हम जो है मिनरल्स यानी खनिज नगर की संज्ञा दी जा सकती है। तो आपका सिंहभूम हो गया, केवंझर हो गया उड़ीसा में, या रीवा हो गया, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, तो इसको खनिज सिटी की संज्ञा दे सकते हैं। और जो आपका डी है हिस्टोरिकल टाउन, वो हिस्टोरिकल टाउन्स कौन कौन से हैं, आगरा, जयपुर, आप जानते हैं सब क्या हैं, ऐतिहासिक नगर हैं। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, 3, 4, 1, 2। अगला क्या है,
अगला आपको मैच कराना है, ट्राइब्स दिया गया है और दूसरी तरफ आपको दिया गया है जो है एक तरफ स्टेट दिया गया है। ठीक है, पहला है जारवा ट्राइब। जारवा ट्राइब कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कुकी ट्राइब कहां पर है आपका? ये मणिपुर में है। ठीक है, और थारू कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में पाई जाती है। और गोंड कहां पर है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर क्या है? 4 3 1 2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 का मतलब क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ व्हाट वाज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन 2011। ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार इंडिया का अर्बनाइजेशन परसेंटेज कितना है? 33.1, 30.1, 31.16, 32.16। तो राइट आंसर क्या है? 31.16%। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि 2001 के अकॉर्डिंग भारत का अर्बनाइजेशन परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज रिलेटेड विद राइट टू फूड। ठीक है, राइट टू फूड मतलब हमें भोजन का अधिकार है। तो ये हमको संविधान के किस अनुच्छेद से बताया गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 39, आर्टिकल 47, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हमारे राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे इसमें राइट्स है, जिसमें हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या है? पूर्ण रूप से अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इसको समझना है और बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कह रहा है कि टू इंक्रीज द पेस ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। ठीक है, टू इंक्रीज द पेस ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, द ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। यानी जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, जो श्वेत क्रांति हुई थी दूध को बढ़ाने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसके लिए भारत में क्या किया गया था? ऑपरेशन फ्लड नाम से एक क्या किया गया था? एक जो है स्लोगन, एक जो है कह सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड नाम से क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, एक जो है स्कीम लाया गया था भारत में, जिसमें दूध से बढ़ाने वाले सारे कार्यक्रम को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो ये बात क्या है? बिल्कुल ही सही है। दूसरा कह रहा है कि इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन। यानी पूरे विश्व में अगर कॉफी प्रोडक्शन की बात किया जाए तो इंडिया का रैंक कौन सा है? ये कह रहा है 6 रैंक है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। कि सॉरी 4 कह रहा है, तो 4 नहीं है बल्कि क्या लगभग 6ठा रैंक है। तो ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, ओनली 1 क्या है? सही है। तो इसका सटीक आंसर क्या है? ए इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्लासिफाइड इंडियन एग्रीकल्चर इनटू 16 माइक्रो रीजन्स, 13 मेसो रीजन एंड 6 मैक्रो रीजन। इसमें से किसने क्या किया था कि भारत के जो कृषि प्रदेश हैं, तो भारत को 60 प्रमुख कृषि प्रदेशों में 33, ठीक है, उसके बाद क्या किया था कि लगभग 13 यानी 30 मध्यम कृषि प्रदेशों और 6 सूक्ष्म कृषि प्रदेशों में भारत को क्या किया था? विभाजित किया था। ऑप्शन है जसबीर सिंह महोदय, डडले स्टाम्प, एसपी चटर्जी, पी सेन गुप्ता। तो राइट आंसर क्या है? पी सेन गुप्ता। भारत में एक पढ़ेंगे हम, आप लोग पढ़े होंगे एग्रीकल्चर रीजन, रंधावा जी का भी है, पी सेन गुप्ता का है। तो पी सेन गुप्ता ने उसको 60 बड़े और 30 मीडियम और 6 छोटे रीजन में क्या किया था? इंडिया को डिवाइड किया था। अगला क्वेश्चन है कि नदन पार्ट ऑफ गंगा प्लेन हैज वेरी फ्यू इरिगेशन कैनाल्स। अगर आप गंगा जो मैदानी क्षेत्र है उसके उत्तर में देखेंगे, उसके उत्तर वाले एरियाज में, तो वहां पर सिंचाई के लिए नहरों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। तो बात बिल्कुल क्या है? सही है। अब ये कारण कह रहा है कि क्यों कम प्रयोग किया जाता है? क्योंकि दीज एरियाज रिसीव हाई रेनफॉल एंड हैज प्लेंटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। यानी ये एरिया बहुत ही क्या करते हैं? हाई रेनफॉल को रिसीव करते हैं और यहाँ पर हमेशा क्या रहता है? जो वाटर ग्राउंड होता है वो भरा रहता है। तो कारण क्या है? दोनों सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। इसीलिए उत्तर भारत में जो है कैनाल कम बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रीन रिवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू एग्रीवेशन ऑफ पॉवर्टी रेदर देन इट्स सोल्यूशन। ये कह रहा है
कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, हरित क्रांति हुई थी 1960-66 के दशक में, जिसमें गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में बड़ी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। पहले गेहूं के प्रोडक्शन में, बाद में उसको चावल पे भी अप्लाई किया गया। तो कह रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, उन्होंने क्या किया था कि गरीबी को कम करने के जगह पर इसको और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी जो गरीबी का अंतर था, ठीक है, द ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू एग्रेवेशन ऑफ पॉवर्टी रेदर देन इट्स सॉल्यूशन। उसकी समस्या को नहीं बताया, बल्कि गरीबी का जो अंतर था वो क्या किया, और उसको बढ़ा दिया। तो बात नहीं है। आप देखेंगे कि पश्चिमी भारत जो था पूरी तरीके से, उसमें भी, पश्चिमी भारत में भी कुछ लोग गरीब हो गए, जो अमीर थे वो गरीब जो थे और गरीब हो गए, जो अमीर थे वो अमीर हो गए। लेकिन दोनों के बीच में खाई क्या हो गई, और बढ़ गई, क्योंकि उसका जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में जो फसलें जिन पे अप्लाई किया गया था, जिसके लिए जो मानदंड थे, जो बड़े बड़े खेत होने चाहिए, तो जिनके पास थे तो उसका इसको लाभ हुआ, जिनके पास थे नहीं उसका लाभ नहीं हुआ। अगर कह रहा था कि वेल एंड landed farmers realized that then green revolution together with agricultural mechanization provided great potential for self cultivation, ठीक है। they began, बड़ा स्टेटमेंट है, they began to withdraw land from sharecropping and rental market, ठीक है। a large number of tenants and peasant lost their job। ये कह रहा है कि ये पूरा कहने का सार यही है कि जो वेल्थ का मैटर था या लैंड का मैटर था, उसमें किसानों ने क्या किया कि जो बड़े बड़े लोगों को जमीन दी थी अपनी वापस ले ली, और इस प्रकार से क्या हुआ कि इस जो ये क्रॉपिंग का पैटर्न था उसको छोड़कर एक अपनी क्या थी, क्रॉपिंग पैटर्न को इजाद किया। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। और उसको क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेनेशन भी क्या कर रहा है, आराम से कर रहा है। इसलिए इसमें क्या है, ए एंड आर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि हरित क्रांति से असमानता घटने के बजाय क्या हो गई, बढ़ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप मध्य प्रदेश in the total agricultural production in the country is lower than that of उत्तर प्रदेश even though the farmer is much larger in area। कह रहा है कि कृषि का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तुलना में ज्यादा है, फिर भी जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, वहां पर जो एग्रीकल्चर का शेयर है, कृषि का क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश से कम है। तो बात ये क्या है, बिल्कुल ही सही है कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है यहाँ से, ठीक है। क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर नहीं, अगर बात किया जाए, हाँ, जो खेत है, खेतों का जो आकार है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, खेत भी वहां पर ज्यादा है, लेकिन जो भूमि है, लैंड है, वो ज्यादा है। लेकिन क्या है कि उत्तर प्रदेश से वहां पर ज्यादा फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। कारण कह रहा है कि एग्रीकल्चर इज द चीफ ऑक्यूपेशनल ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो क्या है, प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। लेकिन जब व्याख्या की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में भले ही लैंड ज्यादा है, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर का शेयर इसलिए कम है क्योंकि वहां पर अधिकतर लैंड क्या है, वहां पर फॉरेस्ट है, और कुछ ऐसे लैंड है कि वहां पर जो है खेती करने योग्य नहीं है, बस केवल क्या है, लैंड है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये दोनों जो है अपने अपने स्थान पे सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी जल विद्युत प्रोजेक्ट क्या किया गया है, लाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि wheat products produced area confined to सब humid and semi arid एरिया। यानी ये कह रहा है जो गेहूं की खेती है वो सीमित है, किस क्षेत्र में सीमित है, आपके सब ह्यूमिड यानी उपाद्र क्षेत्रों में सीमित है। यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। और तो कौन से एरियाज हैं, अर्धशुष्क वाले एरिया, शुष्क नहीं अर्धशुष्क। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो गेहूं की खेती हो रही है वो ज्यादातर उन एरियाज में हो रही है जहां पर वर्षा की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसको, ठीक है, और
बहुत कम वर्षा होती है, 50 से अब यानी 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, तो गेहूं के लिए पर्याप्त है। तो उसी एरिया में क्या है, सीमित है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दिस क्रॉप डज नॉट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्टेगमेंट वाटर, यानी ये कह रहा है कि जो गेहूं की फसल है उसके लिए स्टेगमेंट वाटर यानी स्थिर जल की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर जल भरा ही होना चाहिए, जैसा कि राइस के प्रोडक्शन, धान के प्रोडक्शन में चाहिए। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर केवल ये बात किया जाए कि जो बीट का प्रोडक्शन हो रहा है वो सेमी एरिड या उपाद्र क्षेत्रों में हो रहा है, उसका कारण केवल क्या है कि इसको क्या है, स्थिर जल की आवश्यकता नहीं होती। यही बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उपाद्र क्षेत्र में होने का एक और कारण है कि इसके लिए टेम्परेचर भी रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए क्या है, लैंड भी वैसे ही क्या है, मिट्टी भी वैसे इसके लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है। केवल ये बात कहा जाए इसके लिए स्थिर जल की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन रीजन में अगर पाए जाते हैं तो ये कहना क्या हो जाएगा, गलत बात हो जाएगा, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो क्या है कि ए एंड आर दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन किसी एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। कि पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर मेजर बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो प्रमुख जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। कारण कह रहा है कि इन एरियाज में द वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ सोइंग एंड अबाउट 75 सेंटीमीटर रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर गुड बीट प्रोडक्शन, यानी ये कह रहा है इस एरिया में इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी क्या है, सिंचाई की सुविधा है एंड फर्टाइल लैंड है, उर्वर मृदा है, और यहाँ पर तापमान भी ठीक ठाक होता है, और उसके साथ ही यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, ठीक ठाक, क्योंकि गेहूं के लिए इतने सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये भी बात क्या है, सही है। अब ये इसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इतने सारे जो फैक्टर गेहूं के लिए चाहिए सारे के सारे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ए आर दोनों सही है, और इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या की भी कर रहा है, यानी ए आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल एट कुल्टी बाय द नेम। ये कह रहा है कि जो पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में लगी थी कुल्टी में, पश्चिम बंगाल में लगभग 1874 में लगी थी, तो वो किस नाम से लगी थी, उसको किस नाम से जानते हैं? टिस्को के नाम से, विश्वेश्वरैया के नाम से, ठीक है, या इसको क्या नाम से, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, या बंगाल आयरन वर्क के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या है, बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से 1874 में कुल्टी में भारत का पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा था, जो कि बाद में इसका विलय किसमें हो गया, इसको नामक कंपनी में हो गया। इसका नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या स्टील कंपनी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज रीजनल अप्रोचेस टू बिल्ड न्यू टाउन्स एंड प्रिपेयर मास्टर प्लान एंड जो है रिफाइनल प्लान्स, ठीक है, एम्फसाइज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कह रहा है कि भारत में कौन सी ऐसी योजना थी जिस योजना में क्या किया गया था कि मास्टर प्लान बनाया गया था नगरों के लिए, ठीक है, साथ ही साथ क्या किया गया था कि जो टाउन थे नए नए नगर बनाने की बात की गई थी, मास्टर प्लान किया गया था। तो ये सारी बातें किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन है 4th 5-year प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी में, 6th में, या 9th 5-year प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3rd 5-year प्लान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ द टैक्स रेवेन्यू इज नाउ शेयर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
विद द स्टेट आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ फोर, ठीक है, 10th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जो ये बात हुआ था 10th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है, तो 10th फाइनेंस कमीशन में जो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी, आपके किसके, आपके जो है स्टेट के बीच में, राज्यों के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उसमें कितनी % हिस्सेदारी रखी गई थी। ऑप्शन है 32, 28, 42, 52, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है 42। कितने %? 42% हिस्सेदारी की बात की गई थी टैक्स के। रेवेन्यू की जितना कलेक्ट होगा उसका 42% किसको मिलेगा? राज्यों को दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 81 नंबर कह रहा है कि which one of the following kinds of town was not planted and developed during the British rule in India। यानी जब भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस प्रकार के जो नगर थे उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं बसाया गया, नहीं जो है बनाया गया। पहला है कंटेनमेंट टाउन, छावनी नगर, दूसरा है मॉडल टाउन्स, तीसरा है रेलवे टाउन, चौथा है हिल टाउन। तो राइट आंसर क्या है? मॉडल टाउन। जो मॉडल टाउन का कंसेप्ट आया था वो ब्रिटिशर्स के बाद आया था। बाकी आप हिल टाउन की बात करें, रेलवे टाउन की बात करें या कैंटोनमेंट टाउन की बात किए, तो ये सारे टाउन किसके द्वारा बनाए गए थे? इसके कंसेप्ट जो किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश शासन के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश रूलर के द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, जो है क्विट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 83, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 काउंटर मैग्नेटिक सिटी आउटसाइड द नेशनल कैपिटल रीजन्स वाज, ठीक है। यानी जो दिल्ली है, दिल्ली में क्या हुआ था कि जो दिल्ली में एनसीआर रीजन है, जो है नेशनल कैपिटल रीजन है, तो इसमें कुछ मैग्नेटिक टाउन की बात की गई थी, ठीक है। चुंबकीय जो है मैग्नेटिक टाउन बनाने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये जो काउंटर मैग्नेटिक सिटी बनाने की बात की गई थी, अर्थ चुंबकीय नगर बनाने की बात की गई थी। पर चुंबक का मतलब क्या हुआ कि अगर एक नगर ये है तो इसकी जनसंख्या इसमें ना तो इंटरफेयर ज्यादा करेगी, ना तो इसमें, क्योंकि चुंबक के दो ध्रुव जो विपरीत होते हैं, एक आकर्षित करते हैं, इनको यही सुविधाएं प्रोवाइड कर दिया जाए, इनको इसी, और ये काम किया गया था, ठीक है। दिल्ली जो शहर है, दिल्ली की जो मेन पॉपुलेशन है, दिल्ली पे जो ओवरलोड लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नगर डेवलप किए गए, जैसे गुड़गांव हो गया, आपके जो है हरियाणा में बहुत सारे जो है रीजन लिए गए, और यूपी के बहुत सारे रीजन लिए गए, ठीक है। ऐसे ऐसे कई शहरों के जो है प्रदेश के रीजन को मिलाकर एक बनाया गया एनसीआर, जो है नेशनल कैपिटल रीजन। तो वहां पर जो काउंटर मैग्नेट टाउन की संकल्पना की गई थी, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव लिया गया था, तो ये ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? पहला कह रहा है कि टू फर्दर स्ट्रेंथ पॉलिसीज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन एंड आउटसाइड द एनसीआर, ठीक है। जो नेशनल कैपिटल रीजन का क्षेत्र चुना गया, ठीक है, तो उस एनसीआर में क्या किया गया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो आर्थिक गतिविधि थी, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब जो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो एक्टिविटी जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पर एक मशीन यहाँ पर भी लगा दिया गया, ताकि यहाँ के लोग जो पहले यहाँ आते थे अब यहाँ ना आना पड़े, बल्कि उनको काम यहीं पर मिल जाए। तो एक ये प्रमुख इनका क्या था? उद्देश्य था। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि टू फर्दर फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन एंड आउटसाइड ऑफ एनसीआर। ये कह रहा है कि दूसरा प्रमुख उद्देश्य था वो कि जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर दिया जाए? डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब, अगर ये जो अब यही बात हुआ कि जो पहले यहाँ की जनसंख्या यहाँ आती थी, अब इसको यहीं पर रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या प्रोवाइड कर दिया गया? रोजगार प्रोवाइड कर दिया गया। दूसरी बात भी क्या है? बिल्कुल ही सही है, यानी दूसरा ऑब्जेक्टिव भी क्या है? बिल्कुल राइट है। तीसरा कह रहा है कि टू फर्दर स्ट्रेंथन द अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विद इन एंड आउटसाइड द एनसीआर। यानी जो फिजिकल जो क्या था कि फिजिकल क्या थी? इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी फैसिलिटी को क्या किया गया? बढ़ाया गया, ठीक है। ये पॉइंट क्या था? गलत था, क्योंकि जो फिजिकल फैसिलिटी है, ठीक है, उसमें किसी भी, जैसे जो फिजिकल फैसिलिटी लैंड है, तो क्या लैंड को कोई बढ़ा पाएगा? ठीक है, नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये पॉइंट इसमें क्या है? गलत है। और चौथा पॉइंट भी टू फर्दर स्ट्रेंथ हेल्थ एंड मेडिकल केयर सर्विसेज आउटसाइड द एनसीआर, यानी एनसीआर के बाहर
जो थी वहां पर मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाया गया ताकि वहां से लोग दिल्ली के मेन कोर एरिया में ना आ नहीं पाए। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यही इसके क्या थे, मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। इसलिए जो है क्या है आपका कि सॉरी 1 2 4। ठीक है, ये 3 ऑप्शन क्या है आपका गलत है। फिजिकल फैक्टर जो था उससे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा 1 2 4, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट प्लानर प्रिपेयर मास्टर प्लान फॉर चंडीगढ़ सिटी, यानी आपको बताना है कि चंडीगढ़ जो सिटी है उसको किसने प्लान किया था, उसको किसने नियोजित किया था। ऑप्शन है चार्ल्स चार्ल्स सोरा, ठीक है, फ्रैंक लियो राइट एंड एडविन लुटियंस, ली कार्बुजे। तो इसका सही आंसर क्या है ली कार्बुजे, क्योंकि ली कार्बुजे ने चंडीगढ़ सिटी का क्या किया था प्लान किया था। लेकिन जो एडविन लुटियंस थे इन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली में जो आपका राष्ट्रपति हाउस है, ठीक है, उसको क्या किया था, रायसीना जो हिल है, रायसीना हिल पर उसको इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति भवन को प्लान किया था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आदित्यपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज फेमस फॉर, जो आदित्यपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है जिसको, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स के लिए, इंजीनियरिंग टूल के लिए, वुलन टूल के लिए, ठीक है, टेक्सटाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटो पार्ट के लिए, ठीक है, या डेयरी प्रोडक्ट के लिए। तो आपको बताना है कि जो आदित्यपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। यहाँ पर जो है जो ऑटोमोबाइल पाई जाती है, जो आपकी गाड़ियां हो गई, 4 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर हो गए, उसके पार्ट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 प्रोवाइडेड इन इम्प्यूटेड फॉर टाउन प्लानिंग एक्टिविटी इन द कंट्री। ये कह रहा है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, प्रोत्साहित किया किसको, टाउन प्लानिंग करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं था, तो इसीलिए सिटी को किया गया, बहुत सारी सिटी को क्या किया गया, प्लान किया गया कि सिटी में इनको बसाया जाए, तो उसकी प्लानिंग कैसी होगी, कहां पर हम पेयजल सुविधा को रखेंगे, कैसी सैनिटेशन की व्यवस्था रखेंगे, कूड़ा कचरा कहां डिपॉजिट होगा। पहली बात क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन एंड प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय बिग अपॉर्चुनिटी बिफोर द टाउन प्लानर्स टू कंस्ट्रक्ट न्यू टाउन एंड मेक प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज इन एग्जिस्टिंग टाउन स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया स्टेट। क्योंकि ये कह रहा है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोगों को रीसेटलमेंट करना था, पुनर्वासित करना था, और उससे पहले भी उनको रोजगार चाहिए था, ठीक है, रोजगार से उनको सिटी में बसने के लिए, तो इसीलिए सिटी को डेवलप किया गया। डेवलप करने की बात की गई कि सिटी बनाया जाए, वहां पर इंडस्ट्री लगाया जाए, किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाया जाए, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया जाए। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, और इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि which one of the following criteria was used to determine demarcated 15 agroclimatic region which were accepted by the planning commission of India, now present time में जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, and to initiate regional approaches to agriculture planning during the 8 5-year plan। यानी बहुत लंबा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, जिसको किसने किया था, प्लानिंग रीजन, जो आपका जो है योजना आयोग था, उन्होंने भारत को 15 जो है किसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा था। तो उसके लिए उन्होंने बेस कौन सा लिया था, आधार कौन सा लिया था, तो यही आपको बताना है। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, यहां पर दिया हुआ है कि क्लाइमेट, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेनफॉल, क्लाइमेट, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड, पहला है
क्लाइमेट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेनफॉल, ठीक है। दूसरा है क्लाइमेट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेनफॉल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट क्रॉपिंग पैटर्न रेनफॉल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपकी योजना आयोग ने भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया था, तो उसके लिए उन्होंने बेस कौन सा लिया था, आधार कौन सा लिया था। तो राइट आंसर क्या है, सी। आधार लिया गया था क्लाइमेट यानी जलवायु को लिया गया, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया यानी मृदा के गुणों को देखा गया, रेनफॉल को देखा गया एंड वाटर अवेलेबिलिटी को देखा गया, जल की उपलब्धता को भी क्या किया गया, देखा गया। तो ये आज का राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है which one of the following authors presented model that formed the basis of the planning strategy in the second plan in India। जब हम इसमें बताना है कि कौन से ऐसे स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिन्होंने भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड 5 ईयर प्लान था, तो उसके लिए मॉडल तैयार किया गया। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना के लिए मॉडल तैयार किया गया, उसका नाम क्या था, हैरी डोमर ने क्या किया था, मॉडल तैयार किया था। तो उसी प्रकार से जो आपका दूसरा था सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो राइट आंसर क्या है इसमें, राइट आंसर है आपका महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ने क्या किया था, इंडिया में क्या किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मनरेगा कंस्ट्रक्टेड वेरी एम्बिशियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी जो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो है गारंटी एक्ट, यानी जो मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये भारत की क्या है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि योजना भारत के लिए काफी क्या है, वरदान भी साबित हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि बिल्डिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गॉट लिंक टू प्रोवाइड मिनिमम नंबर ऑफ डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें लोगों को एक मिनिमम, एक न्यूनतम दिनों तक रोजगार देने की क्या की गई है, बात की गई है, कहीं पर 100 दिनों की, कहीं पर 120 दिनों की। इसीलिए क्या है, भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो इसमें भी क्या है, बहुत ही आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बुक एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, किसने ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर नामक बुक लिखी, किसके लिए, भारत में जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास है, उस क्षेत्रीय आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इस विद्वान ने जो है ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर नाम की बुक लिखी। ऑप्शन है मिश्रा, राव एंड सुंदरम एंड टी लहरी, पी सेन गुप्ता एंड वनमाली, या सदस्यु एंड सेन गुप्ता, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो चारों दिए गए हैं उसमें आपको सटीक आंसर क्या है, मिश्रा, राव एंड सुंदरम, इन तीनों ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर। तो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following industrial region of India is called as रूर ऑफ इंडिया, भारत के किस औद्योगिक प्रदेश को रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रूर कहां पे है, जर्मनी में, उसी के उपनाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ये है बेंगलुरु तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्या है, भारत का रूर है। सटीक ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट आंसर। क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, इसलिए जो आपके 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं आउट ऑफ 100 से, उसको हम नेक्स्ट क्लास में
सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, क्वेश्चन कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है क्लास के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ के साथ। ऑल द बेस्ट।